हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज मैं आपको अर्थशास्त्र में सांख्यिकी कक्षा 11वीं अध्याय 6 भाग पहला। यह अध्याय बड़ा होने के कारण इसमें दो भाग में डिवाइड करा है। आज मैं आपको भाग एक में परिक्षेपण की माप पढ़ाऊंगा, जो ये पार्ट फर्स्ट होगा, और अगला पार्ट अगले वीडियो में हम देखेंगे। अब आप ध्यान से सुने और कापी पेन निकाल लें और पूरे वीडियो को देखें, और इसमें बहुत सारे सूत्र हैं और बहुत सारे सवाल हैं, इसलिए उनको नोट करें। और मेरे वीडियो को आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब हम देखते हैं कि अध्याय 6 परिक्षेपण की माप, परास चतुर्थ विचलन। इसमें देखेंगे हम, मैंने यहाँ पर एक प्रश्न दिया है कि कल्पना कीजिए कि आपको प्रत्येक में 10 छात्र वाली 3 कक्षाओं को उनके शैक्षणिक प्रदर्शन के आधार पर कोटिबद्ध करना है। तो आपको प्रत्येक छात्र के परीक्षा के प्राप्तांकों के आंकड़े को नीचे दिए गए हैं। अब ये आंकड़े दिए गए, इसमें देखेंगे प्रत्येक कक्षा के लिए अंकगणितीय माध्य की गणना करने पर आपको पता लगेगा कि सबका परिणाम समान है। इसलिए आप यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रत्येक कक्षा समान रूप से अच्छा प्रदर्शन करती हैं। हालांकि आंकड़ों का निकट अवलोकन करने पर आप देखेंगे कि सभी वितरण एक दूसरे से व्यापक रूप से भिन्न हैं। इसलिए नई जानकारी के साथ अचानक आप अपने निष्कर्ष पर सवाल उठा सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया एक उदाहरण, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, इनको एनालिसिस करें तो आपको पता चलेगा। अब आगे देखते हैं हम इसी अध्याय में, इसका तात्पर्य क्या है, ऐसा क्यों हुआ। तो हम देखेंगे कि औसत हालांकि पूरी जनसंख्या आंकड़े के लिए एक प्रतिनिधित्व एकल मूल्य प्रदान करता है, लेकिन यहाँ इसे नहीं बताता कि आंकड़े समुच्चय के अंतर्गत क्या हो रहा है। इसलिए परिक्षेपण के मापों के बिना केंद्रीय प्रवृत्ति के माप किसी भी महत्वपूर्ण विश्लेषण से आप अर्थ खो देते हैं। अब हम देखते हैं कि परिक्षेपण क्या है। परिक्षेपण को उस सीमा के रूप में परिभाषित किया जाता है कि किसी वितरण में उसके मूल्यों का वितरण उनके औसत अथवा किसी केंद्रीय मूल्य से कितना भिन्न है। इस बिखराव, प्रसार और भिन्नता के रूप में भी जाना जाता है। यह एक औसत की विश्वसनीयता निर्धारित करने में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ दो या दो से अधिक श्रृंखला के बीच में तुलना को भी सार्थक बनाता है। अब देखते हैं कि इसमें जो शब्दावली आई है हमारे पास में, मूल्यों के फैलाव पर आधारित परास चतुर्थक विचलन, औसत पर आधारित माध्य विचलन और मानक विचलन, और सचित्र प्रदर्शन पर आधारित लोरेंज वक्र। तो ये परिक्षेपण की माप दर्शाता है। अब हम देखेंगे परिक्षेपण की माप के प्रकार। दो प्रकार है, पूर्ण और सापेक्ष। पूर्ण देखेंगे, ये उपाय मूल्य आंकड़ों की सांख्यिकीय इकाई जैसे किलोग्राम, मीटर आदि में व्यक्त करता है। इस माप का उपयोग करके दो श्रृंखलाओं की तुलना की जा सकती है जब उन्हें एक ही इकाई में व्यक्त किया गया हो और उसका आकार औसत हो। अब सापेक्ष में ये एक औसत के लिए निरपेक्ष माप के अनुपात या प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। इस माप को परिक्षेपण के गुणांक के रूप में भी जाना जाता है, जो इकाइयों से स्वतंत्र एक शुद्ध संख्या होती है। इसलिए यह भिन्न श्रृंखलाओं की तुलनीय बनाती है। तो ये दोनों प्रकार हमने बताया। अब देखेंगे कि परास को वितरण में सबसे बड़े मूल्य एल और सबसे छोटे मूल्य एस के बीच अंतर के रूप में परिभाषित किया गया है। इसकी गणना निम्न प्रकार की जाती है। सबसे बड़ी संख्या एल और सबसे छोटी संख्या एस व्यक्त और विभक्त श्रृंखलाओं के लिए। परास में सबसे श्रेणी की ऊपरी सीमा और माइनस सबसे छोटी श्रेणी की निचली सीमा संतत श्रृंखला के लिए हैं। और सापेक्ष उपाय में पारस का गुणांक एल माइनस एस अपान एल प्लस एस, यह सूत्र है। परास जितना अधिक होगा उतने ही अधिक परिक्षेपण होगा। तो ये यहाँ पर स्पष्ट हो गया है। अब हम देखते हैं कि परास समझाने में सबसे सरल और गणना करने में सबसे आसान है। अपनी सरलता के कारण यह गणना करने में न्यूनतम समय लेता है, इसलिए यह भिन्नता मापने का सबसे तेज मापक है। बहुत जल्दी इसमें गणना होती है। चूँकि परास वितरण के सभी मूल्यों पर आधारित नहीं है, यह दो चरण अवलोकनों वाले वितरण की प्रकृति के बारे में कुछ नहीं बताता है। इसकी गणना खुले अंत वाले आवृत्ति वितरणों के लिए नहीं की जाती है।
अब हम देखते हैं कि चतुर्थक विचलन क्या होता है। जैसे कि पहले अध्ययन किया जा चुका है कि चतुर्थक विचलन के 4 समान भाग में विभाजित करता है। परास की सीमाओं को मध्य को ध्यान रखते हुए एक ऐसी विधि विकसित की गई है जो चरम पदों को छोड़ देती हैं और केवल माध्य 50% मूल्यों पर केंद्रित होती हैं। इसे अंत चतुर्थक परास कहा जाता है, जो ऊपरी चतुर्थक Q3 और निचले चतुर्थक Q1 के बीच अंतर के अलावा कुछ नहीं होता है। प्रतीकात्मक रूप में अतः चतुर्थक परास Q3 माइनस Q1 है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर इनके दोनों के सूत्र हैं। चतुर्थक विचलन में Q3 माइनस Q1 अपान 2 और सापेक्ष मान में Q3 माइनस Q1 अपान Q3 प्लस Q1। इस प्रकार से ये दो सूत्र क्रिएट होते हैं यहाँ पर। अब हम देखते हैं उदाहरण के द्वारा। यहाँ निम्नलिखित प्रेक्षणों के परास एवं चतुर्थकों को ज्ञात करने के लिए यहाँ एक उदाहरण दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो आंकड़े दिए गए इनको हम आरोही क्रम में व्यक्त करेंगे। 6, 23, 25, 31, 33, 45, 48, 58, 66, 87, 92, इस प्रकार से हमने इसको आरोही क्रम में करा। अब हमने दूसरे चरण में फिर ये सूत्र लगाया परास का L माइनस एस, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। तो यहाँ पर बचा हमारा 86। इसी प्रकार से हमें Q3 कैसे निकाला, ये यहाँ पर दिया गया है, जहाँ हमने ये सूत्र करके Q3 निकाला और ऐसे ही Q1 निकाला और 2 का भाग दे दिया। तो यहाँ पर हमने देखा कि आंसर आया 20.5। तो ये उदाहरण बहुत ही सरल है और बहुत इजी है। अब देखिए संतत वितरण। अब इसमें हमने देखा कि निम्नलिखित आंकड़ों पर से परास और चतुर्थक विचलन का परिकलन, इसमें ये आंकड़े दिए गए हैं। अब मैं इसको पूरा बताऊंगा कितने चरण में हल। परास की सूत्र द्वारा सीधे ही गणना की जा सकती है। परास सबसे बड़े वर्ग की ऊपरी सीमा माइनस सबसे छोटे वर्ग की निचली सीमा। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी सीमा है 14 है और सबसे छोटी सीमा है वो 2 है। घटाने पर हमें 12 प्राप्त होता है। चतुर्थ विचलन के परिकलन के लिए हमें इन चरणों का पालन करने की आवश्यकता है। चरण फर्स्ट, संचयी वारंवारताओं को ज्ञात करना है। फिर हमें दूसरे चरण में चतुर्थक की गणना करना है Q1 और Q3 की, और फिर ये करने के बाद सीधे इस सूत्र में मान रखेंगे और कैलकुलेशन करने पर हमें ये हल हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसी प्रकार से Q3 निकाला तथा इसका अर्थ है कि Q3 8 से 10 वर्ग अंतराल में निहित है। तो इसलिए Q3 बराबर L प्लस N 3N प्लस 4 माइनस CF और भाग F इंटू I। जैसे हम पूरे सूत्र को इसमें मान रखेंगे और कैलकुलेशन करेंगे तो 8.56 आएंगे। इसी प्रकार चरण 3 में QDB की गणना करने में निम्न सूत्र द्वारा मान रखेंगे और कैलकुलेशन करने पर 1.53 आएगा। ये सवाल आपको बार बार नोट करने पड़ेंगे और हल करने पड़ेंगे तो याद होंगे। ऐसे देखने से और सुनने से बहुत कम याद होते हैं। अब हम देखते हैं कि ये पहले भी हमने बता दिया है इसको परिक्षेपण की मैं आपको। अब हम देखते हैं माध्य विचलन जिसे औसत विचलन भी कहते हैं, किसी श्रृंखला के प्रत्येक मान और उसके समांतर माध्य या माध्यिका के बीच के अंतर को दर्शाता है। एक माध्य का परिकलन के लिए हम श्रृंखला के मानों के योग को अवलोकनों की संख्या से विभाजित करते हैं। इसी तरह माध्य विचलन का परिकलन के लिए हम विचलनों के योग को अवलोकनों की संख्या भी विभाजित करते हैं। चूंकि माध्य एक केंद्रीय मूल्य है, कुछ विचलन धनात्मक होते हैं और कुछ ऋणात्मक होते हैं, जिससे परिणाम स्वरूप विचलनों का कुल योग 0 होता है। इस समस्या को दूर करने के लिए हम माध्य विचलनों के संकेत को अनदेखा करते हैं, अर्थात प्रत्येक विचलन को धनात्मक माना जाता है। अब हम देखते हैं कि माध्य विचलन का परिकलन निरपेक्ष मान विधि द्वारा देखेंगे, असमूहित आंकड़े और समूहित आंकड़े। तो इन दोनों में देखिए चरण यहाँ पर लिखे हैं। मूल्य के समांतर माध्य या माध्यिका का परिकलन किया जाता है। प्रत्येक मान और समांतर माध्यिका के बीच के अंतर का परिकलन किया जाता है। सभी विचलनों को धनात्मक माना जाता है।
इसे डी के से निरूपित किया जाता है। संतत वितरण के मामले में पदों के मध्य बिंदुओं को मानों के रूप में लिया जाता है। विचलन की राशि सिग्मा डी व्यक्तिगत श्रृंखला के लिए अंतर्गत है तथा सिग्मा एफ डी की विभक्त और संतत श्रृंखला के अंतर्गत प्रेक्षणों की संख्या को विभाजित कर प्राप्त मूल्यों को माध्य विचलन एम डी माइनस या एम डी द्वारा निरूपित किया जाता है। तो आपने देखा होगा। अब हम देखते हैं कि सापेक्ष मान विधि। ये पहले सूत्र में मैंने बताया था एम डी अपन एक्स बार अपन एक्स बार। तो ये दो सूत्र हैं यहाँ पर, या तो इस प्रकार से लिख सकते हैं या ऐसा लिख सकते हैं इसको। अब हम देखते हैं समूहित आंकड़ों के लिए माध्य विचलन। यहाँ पर एक आंकड़ा दिया गया है। विचलन परिकलन में माध्य और माध्यिका का प्रयोग करना है। सबसे पहले हम माध्य बताएंगे। चरण 1, श्रृंखला को आरोही क्रम में व्यवस्थित करा। आरोही क्रम आप सब जानते हैं। फिर इस सूत्र में मान रखा तो हमें प्राप्त हुआ 2950। फिर माध्य से निरपेक्ष विचलन डी का परिकलन करें। फिर निम्न सूत्र का प्रयोग करा सिग्मा डी अपान एन का। फिर मान रखा तो यहाँ पर हमें 1233.33 प्राप्त हुआ। अब हम देखते हैं इसी प्रकार से माध्यिका से माध्य विचलन परिकल्पना। इसमें भी 4 चरण में हल कर सकते हैं हम। श्रृंखला को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें, फिर माध्यिका का परिकलन करें, जो सूत्र हमने बताया उसमें मान रखें। फिर माध्यिका से निरपेक्ष विचलन डी का परिकलन करें और निम्न सूत्र का उपयोग कर माध्य विचलन की परिकलन करें। ये सूत्र यहाँ पर दिया गया है। देखिए दोनों स्थिति में देखते हैं हम कि इसका मान समान आता है 1233.33। उसमें भी ये आया था, इसी में भी यही। अब हम देखते हैं कि समूहित आंकड़े का माध्य विचलन। विभक्त श्रेणी में निम्नलिखित आंकड़ों पर विचार करें और समांतर माध्य से माध्य विचलन की परिकल्पना। चरण 1, समांतर माध्य की परिकल्पना करें। यहाँ प्रत्येक से विधि का उपयोग किया गया है। अब देखिए माध्य से निरपेक्ष विचलन का परिकलन करें डी और बारंबारताओं को डी के साथ गुणा कर कुल योग प्राप्त करें और निम्न सूत्र का उपयोग करके माध्य विचलन की परिकल्पना करें। जैसे हम मान रखेंगे तो यहाँ पर मान आ जाएगा 2.55। अब हम देखते हैं निम्न आंकड़ों से माध्यिका से माध्य विचलन ज्ञात करें। सभी में लगभग एक जैसा है। हम देखते हैं कि हमें कौन कौन से सूत्र का उपयोग हो रहा है, उसी प्रकार से हम सारणी क्रिएट कर सकते हैं। इसमें माध्यिका की परिकल्पना करें तो यहाँ पर हम देखेंगे जैसे ही इसमें टोटल करके 2 का भाग देंगे तो 25 आएंगे। इसलिए हम देख सकते हैं कि 25 किस में निहित हैं, 40 से 60 वर्ग अंतराल में स्थित हैं। तो जैसे हम 40 से 60 होगा तो उस पूरे आंकड़े का हम इसमें सूत्र में उपयोग करेंगे। मान रखने पर हमें माध्यिका के कुल विचलनों का परिकलन करें और निम्न सूत्र का उपयोग कर एमडी का परिकलन करें। ये सूत्र में फिर हमने जो वहाँ से मान प्राप्त हुआ उसका हमने मान रखा। इस प्रकार से 13.3 हमें आंसर प्राप्त हुआ। हम देखते हैं कि यहाँ पर यह एक वितरण से सभी मूल्यों पर आधारित है और मानक वितरण की अपेक्षा चरण पदों के मूल्यों में कम प्रभावित होता है। यह विभिन्न वितरणों के बीच तुलना करने की सुविधा प्रदान करता है क्योंकि विचलनों को एक केंद्रीय मूल्य से ज्ञात किया जाता है, जबकि माध्यिका से परिकलन करने पर एमडी न्यूनतम होता है, लेकिन माध्यिका किसी श्रृंखला में उच्च परिवर्तनों को नहीं दर्शाता है। इसलिए एमडी हमें गलत परिणाम दे सकता है। खुले सिरे वाले वितरण के लिए इसकी समांतर माध्य से परिकलन नहीं किया जा सकता है क्योंकि समांतर माध्य का परिकलन करना संभव नहीं होता है। ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों। आज के इस चैप्टर में इतना ही। अब हम इसका भाग 2 अगले वीडियो में बताएंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम देखते हैं